टुडे अपन डिस्कस करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स क्या होता है? सामूहिक सौदेबाजी। जो समूह के रूप में अपन जो सौदेबाजी करते हैं, मतलब किसी चीज़ को खरीदना या फिर बेचना, उसको अपन किस में इंक्लूड करेंगे? कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे, जिसमें क्या होगा, अपन सामूहिक सौदेबाजी करेंगे। जो क्या होगा कि मतलब समूह के रूप में अपन किसी चीज़ को खरीदेंगे और समूह के रूप में किसी चीज़ को बेचेंगे। तो देखो डिफाइन, कलेक्टिव बार्गेनिंग is the practice of employ as collective group bargaining with the management in effectiveness to wage one practice and another benefit। तो देखो कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है वो क्या होती है? प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉय होती है, जिसमें क्या होता है? ग्रुप यानी एज ए कलेक्टिव ग्रुप बार्गेनिंग होगा, विथ मैनेजमेंट इन अफेक्टिवनेस होगा, और वेज यानी वन प्रैक्टिस यानी एक प्रैक्टिस होगी, और एंड बेनिफिट्स किसको होगा? अदर्स को होगा। तो देखो नेक्स्ट डिफाइन बताया गया कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो एक सिस्टमेटिक विच इस्टेब्लिश सर्विसेज है एंड एडमिनिस्ट्रेटर में अराइज विच फॉर एवर द वर्कर प्लेस ऑफ वर्क। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो एक सिस्टमेटिक इस्टेब्लिश है, जिसमें क्या होगा? सर्विस एडमिनिस्ट्रेट में रूल्स यानी अराइज, तो विच क्या होगा? फॉर एवर द वर्कर्स और प्लेस ऑफ वर्क, यानी किसको फॉर एवर किया जाएगा? वर्कर को, और प्लेस ऑफ वर्क यानी जो प्लेस है वर्क का उसके अंदर इसको फॉर एवर किया जाएगा। उसके बाद में देखो इसमें क्या बताया? कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कैटेगरी में क्या है कि भाई सिंगल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, तो एग्जाम्पल फॉर वन कंपनी वन यूनिफॉर्म और सिंगल पर्सन, मतलब एक ही कंपनी होगी और वन यूनियन होगा और सिंगल ही पर्सन होगा। तो ये किसके अंदर करेंगे अपन? किसके अंदर? सिंगल एम्प्लॉयर बार्गेनिंग। सेकंड क्या करेंगे? मल्टी एम्प्लॉयर बार्गेनिंग। इसके अंदर क्या बताया कि जो एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ यूनियन सच एज इंडिविजुअल यूनियन, मतलब फेडरेशन देंगे तो जो यूनियन है उसको, और सच एज किसको? इंडिविजुअल को भी अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये था कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसका डिफाइन और उसकी कैटेगरी क्या थी। जो देखो कलेक्टिव सिंगल्स में बताया गया कि भाई जो एक ही कंपनी होगी और एक ही यूनियन और सिंगल भी पर्सन होगा। मल्टी एम्प्लॉयर्स के अंदर क्या होगा? जो एम्प्लॉयर है वो फेडरेशन होगा और फेडरेशन यूनियन सच एक इंडिविजुअल यूनियन होगा उनका, जिसे अपन इसको करेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, कि भाई इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें देखो क्या बताया गया कैरेक्टरिस्टिक, इट इज ए प्रोसेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब ये एक ऐसी प्रोसीजर है जो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों के बीच में होता है। उसके बाद में इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस है। ये क्या है? फ्लेक्सिबल है और डायनेमिक यानी गतिशील प्रोसेस होती है। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये क्या? कंटिन्यूस चलने वाली भी प्रोसेस है। इसके बाद में इसमें बताया गया कि इट इन्वॉल्व है नॉट ओनली निगोशिएशन यानी साझेदार करना ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट आल्सो मेंटेन एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या बताया गया? देखो कि भी ये इन्वॉल्व है नॉट ओनली नेगेशन मीन्स साझेदार न करना, और कंट्रोल बट आल्सो मेंटेन किसको करता है? एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में देखो इट मीन्स दैट बार्गेनिंग इज ए डे टू डे प्रोसेस, कि भाई इट मीन्स इसका मतलब क्या है? जो बार्गेनिंग है वो डे टू डे क्या है? प्रोग्रेस करता है। फिर बताया इट इज ए मेथड ऑफ पार्टनरशिप ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, मतलब ये एक ऐसा मेथड्स है जो पार्टनरशिप का है और वर्कर और उसका जो मैनेजमेंट है उसके बीच में ये एक ऐसा मेथड इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद में देखो अचीव एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री, मतलब इसके अंदर बताया कि भी मेंटेन करना अपने को डिसिप्लिन और इन ड्यूटी के अंदर। उसके बाद में देखो इन द हेल्प ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रमोटिंग इंडिविजुअल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, मतलब क्या बताया गया? देखो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो प्रमोटिंग करता है किसको? इंडिविजुअल प्रोडक्शन, और उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी ये क्या करता है? हेल्प करता है।
उसके बाद बोथ आर, जो पार्टीज है और कलेक्टिव बार्गेनिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल है। जो देखो बोथ आर, ये क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग्स क्या है कि भी स्ट्रॉन्ग भी होता है और इक्वल भी है, ये दोनों इसमें है। तो देखो जो करेक्टरिस्टिक्स है उसमें देखो क्या बताया गया कि जो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है और ये फ्लेक्सिबल और डायनेमिक भी होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और नेगेटिव मतलब साझेदारी करना और एप्लीकेशन कंट्रोल करता है। और इसके बार्गेनिंग क्या करता है, डे टू डे प्रोसेस होता है और ये मेथड्स है जो पार्टनरशिप भी करता है वर्कर और उसके मैनेजमेंट्स के अंदर, और अचीविंग करता है मेंटेनिंग नैनी डिसिप्लिन को भी बनाए रखता है। और फिर क्या होता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो क्या करता है, इंडिविजुअल प्रोडक्शन करता है और एक्टिविटीज़ भी करती है। उसके बाद में देखो जो ये क्या करता है, जो पार्टी है और कलेक्टिव बार्गेनिंग्स और ये स्ट्रॉन्ग और इक्वल होता है। इसके बाद में देखो क्या बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी इंपॉर्टेंस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो डेवलप ए सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द एम्प्लॉय। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो डेवलप करता है एक सेंस को ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमंग द किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर। फिर बताया जो कलेक्टिव बार्गेनिंग मेंटेन करता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जो एम्प्लॉय होता है और जो एम्प्लॉयर होता है उनके बीच में रिलेशनशिप भी मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में देखो क्या करता है कि भी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वर्क फोर्स एंड आल्सो इंक्रीज बार्गेनिंग कैपेसिटी एज ए ग्रुप। तो देखो इसमें क्या बताया गया कि भी स्ट्रेंथ ऑफ वर्क फोर्स एंड आल्सो इंक्रीज किसके अंदर करता है, बार्गेनिंग कैपेसिटी एज ए ग्रुप्स के अंदर। उसके बाद में देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग इंक्रीज किसको करता है, मोरल को एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयर। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो क्या करता है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, मोरल को एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयर, जो प्रोडक्टिव यानी क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं किस कौन, एम्प्लॉयज। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग फॉर है ना वर्कर्स फील करता है मोटिवेटेड एंड एक्टिव हायर बेनिफिट्स। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू क्या करता है, वर्कर मोटिवेट होता है एंड अचीव करता है हायर बेनिफिट्स। उसके बाद में देखो प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट सच एज एडजस्टमेंट ऑफ वर्क्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ नॉलेज चेंजेस इन ड्यूटी। मीन्स कि जो फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट करता है, सच एज कौन सा एडजस्टमेंट वॉज एंड एडजस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द। उसके बाद में देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रमोट करता है ए सेंस ऑफ जॉब और सेंसिटिविटी अमंग एम्प्लॉयज। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो प्रमोट करता है ए सेंस को, जॉब को और सिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉयज। उसके बाद में देखो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, प्ले ए मेन रोल इन द सेटल एंड प्रिवेंटिंग। मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग को क्या करता है, प्ले एक मेन रोल करता है इन द स्टेट एंड प्रिवेंटिंग भी करता है किसके अंदर, इसके हेल्प के अंदर। तो देखो इंपॉर्टेंस क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉय के बीच में। और कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो क्या करता है, रिलेशनशिप बनाए रखता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर। और ये स्ट्रेंथ और वर्क प्रोडक्टिविटी उसमें भी हेल्प करता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, मोरल यानी प्रोडक्टिविटी यानी क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं एम्प्लॉय उनके अंदर भी हेल्पफुल रहता है। उसके बाद देखो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग्स है वो वर्कर्स फील कर सकता है, मोटिवेटेड हो सकता है और अचीव हायर गोल भी कर सकता है। और जो कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू की इसके इंपॉर्टेंस बताया कि जो फ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट होता है और इसमें एडजस्टमेंट करता है ऑल लेवल तक और टेक्नोलॉजिकल भी चेंजेस कर सकता है किसके अंदर, इन ड्यूटी के अंदर। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रमोट सेंस करता है, जो क्या करता है सिक्योरिटी भी देता है और एम्प्लॉयज़ को देता है ये चीज़ें। उसके बाद देखो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग इसमें बताया कि मेन रोल रहता है सिटिंग्स और प्रोडक्टिविटी। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे अपन क्या कि भी जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी क्या सब्जेक्ट मैटर रहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। तो इसमें देखो क्या बताया गया कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का, तो सबसे पहले रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। क्या रिलेशनशिप बनाए रखता है, जो वर्कर है एंड जो मैनेजमेंट है इनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखता है। और वेज एंड अलाउनेंस हाउस ऑफ वर्क, मतलब वेज करता है एंड अलाउनेंस क्या करता है हाउस ऑफ वर्क के अंदर। उसके बाद में लीव एंड और फेस्टिवल
हॉलीडे भी देता है, किसको, वर्कर्स को और मैनेजमेंट्स दोनों को। बोनस देता है, प्रॉफिट भी देता है, और इसको जो बेनिफिट्स, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो भी इनको देता है। उसके बाद में फिक्सेशन ऑफ वर्क लेवल, यानी एक फिक्सेशन होता है कि इतने दिन तक, इतने आवर्स तक आपको काम करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड ऑफ लेबर, ठीक है, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है लेबर्स के अंदर कौन सी कैटेगरी में क्या है। उसके बाद में हाउसिंग एंड इम्पोर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी है, वो भी इसके अंदर रखता है। और इश्यू रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड रूल, मतलब इश्यू रिलेटेड टू डिसिप्लिन एंड रूल्स, ये भी इसमें मेंटेन रहता है। उसके बाद में देखो वर्किंग कंडीशन बार्गेनिंग, वो भी रहता है। इशू रिलेटेड टू सेफ्टी, एक्सीडेंट और प्रिवेंशन, मतलब इशू रिलेटेड टू उसकी सेफ्टी के थ्रू जो एक्सीडेंटल कंडीशन है उसमें भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। फिर बताया कि जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है सच एज, जैसे कि कैंटीन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटी, ये इनको देता है, किसको, एम्प्लॉयज़ को, जिससे क्या उनको बेनिफिट्स मिल सके। और मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजफुल फंड, वो भी उनको क्या करता है, मिलता रहता है। तो देखो सब्जेक्ट मैटर के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या रहता है, जो मैनेजमेंट और जो वर्कर है उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप भी बनाए रखता है। और अलाउनेस करता है हाउस ऑफ वर्क उसके अंदर, और लीव हॉलीडे मैनेजमेंट और वर्कर इन दोनों को मिलता है। और बोनस प्रॉफिट जो भी होता है वो भी मिलता है, जिसको अपन पीएफ भी बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्कर्स, ठीक है, फिक्सेशन वर्क लेवल वो भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड लेबर्स है वो भी मेंटेन करके रखता है। और हाउसिंग इंपॉर्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी इशू, और ये सब उसको देता है रिलेटेड, जैसे कि डिसिप्लिन एंड रूल्स उनके बारे में बताता है। और वर्किंग कंडीशन बार्गेनिंग्स है, तो जैसे कि इशू रिलेटेड यानी उनकी सेफ्टी के प्रति क्या रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए वो भी उनको मिलता है। जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है वो भी इनको मिलता है। कैंटीन फैसिलिटी है वो भी मिलती है। हेल्थ सर्विस फैसिलिटी है वो भी मिलती है। वो फंड भी उनको मिलता रहता है, जिससे क्या हो, वर्क क्या हो, जो वर्कर है वो अनप्लीजेंट नहीं फील करे कि भी उन जिस ऑफिस में वो काम करें या फिर जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उनको जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए वो सब के सब मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। और वो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, फ्रीडम होके वर्क कर सके, ये चीज़ें उनको क्या रहती है, आसानी से मिलती है। तो वो आसानी ईजी वे में अपना क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे। और ये उनको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो उनका क्या है उनका हक है, तो वो मिले। इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि भी प्रोटेक्शन टू पेशेंट रिपोर्ट, ठीक है, प्रोटेक्ट टू पेशेंट प्रॉपर्टी। इसमें देखो क्या था, ये जो अपने जो लीगल इशू इन नर्सिंग पढ़ा था उसका ये एक रिमेनिंग टॉपिक था, वो अपन अब डिस्कस कर रहे हैं कि भी लीगल इशू के अंदर जो प्रोटेक्ट होना चाहिए पेशेंट प्रॉपर्टी, वो अपन अभी स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन ने 9th तक पढ़े थे। अब अपन 10th 11th और जो 13 है वो तीनों पॉइंट्स अब पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या बताया गया कि इन्फॉर्म पेशेंट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन दैट हॉस्पिटल डज नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज बिलोंगिंग, मतलब कि इसके अंदर जो उनकी प्रॉपर्टी इन्फॉर्म करेंगे पेशेंट को ड्यूरिंग, जब अपन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो डज नॉट टेक करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिलोंगिंग उनके साथ में। तो इफ पेशेंट्स इज अनकॉन्शियस तो मेंटेन लिस्ट किसके साथ में, आइटम्स दैट अटेंडमेंट यानी ऑफ क्लाइंट्स और मेनली थ्रो स्टाफ नर्स टुगेदर एंड कीप अंडर शेप यूजली। तो इसमें क्या बताया गया कि जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है तो उसकी मेंटेन करेंगे लिस्ट को, आइटम्स को, अटेंड किसके साथ में, अटेचमेंट जो क्लाइंट का होता है उसमें, और मेनली थ्रो स्टाफ नर्स और टुगेदर एंड अदर कीप्स, उसको समझाने की कोशिश भी अपन करेंगे। अब देखो डेइंग डिक्लेरेशन, मतलब जो डॉक्टर या फिर नर्स शुड नॉट बी इन्वॉल्व डिक्लेरेशन ऑफ डेइंग यानी ड्यूरिंग सच एज मेडिसिन लीगल केस विदाउट इन्फॉर्म टू पॉलिसी और कोर्ट। मतलब डेइंग केस के अंदर क्या होता है कि अपन जो पेशेंट है या फिर जो पेशेंट का जो रिलेटिव है उनकी परमिशन के बगैर अपन कुछ भी नहीं ऐसा वैसा कर सकेंगे, उनको इन्फॉर्म करेंगे। बट द कंडीशन ऑफ सीरियसनेस, तो टू नर्स मेंटेन ए विटनेस, ठीक है, रिटन ऑर्डर फॉर डेइंग डिक्लेरेशन एंड आफ्टर डिक्लेरेशन टू बी और इमीडिएटली अंडर टू द कोर्ट मैजिस्ट्रेट। मतलब कि भाई एक ऐसी कंडीशन है जो सीरियस है तो दो नर्स इसको मेंटेनेंस कर सकती है, विटनेस के तौर पे रिटन फॉर्म में दे सकती है ऑर्डर, तो डेइंग डिक्लेरेशन कर सकते हैं। और आफ्टर डिक्लेरेशन टू बी यूज तो इमीडिएटली कहाँ पर, अंडर टू द कोर्ट मैजिस्ट्रेट के अंदर। उसके बाद में अपन देखेंगे
एग्जामिनेशन ऑफ रेप केस, यानी रेप तो फीमेल है वो अटेंडर या फिर फीमेल नर्स मस्ट बी प्रजेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब जो रेप केसेस है उसके अंदर जो फीमेल है अपन उसका एग्जामाइन कर रहे हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, जो फीमेल नर्स है वो वहाँ पर प्रजेंट रहनी चाहिए, क्योंकि केस कंडीशन अनप्लीजेंट है तब ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद में देखो आर्टिफिशियल ह्यूमन एस्टिमेशन, यानी रिटर्न कॉन्सेंट करेंगे किसके साथ में, उस क्लाइंट के साथ में। तो देखो कौन कौन से रिटर्न कॉन्सेंट होगी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो कि शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ सच एज डेंजर रिसिपिएंट एंड आल्सो मेंटेन सम ब्लड ग्रुप्स, तो ये अपन उसके अंदर मेंटेन करके रखेंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई जो पोर्शन केस, यानी डोंट गिव आइदर वर्बल और रिटन ओपिनियन एंड डोंट अलाउ टू टेक कोर्ट्स विदाउट परमिशन, मतलब इसके अंदर अपन कोई भी जो देंगे वो अपन बिना कोर्ट के परमिशन के थ्रू रिटन या फिर वर्बल इन्फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास कोर्ट से जो परमिशन होनी चाहिए वो अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो अपन कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्स इन इंडिया, तो देखो कोड ऑफ प्रोफेशनल तो कंडक्ट फॉर नर्स इन इंडिया के अंदर क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो देखो नर्स अप्रोप्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्क, तो नर्स है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए और सेंस होना चाहिए खुद वर्क कर सके। मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल कंडक्ट, यानी मेंटेन करना किसको, स्टैंडर्ड को ऑफ पर्सनल कंडक्ट को। उसके बाद में कैरी आउट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोफेशनल बाउंड्री, मतलब जो कैरी आउट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोफेशनल बाउंड्रीज। अब देखो मेंटेन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड सेट बाय आईएनसी, तो मेंटेन करना है किसको, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड को सेट अप बाय द किसके थ्रू, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। मेंटेन करना है ओवन डिसीजन एंड एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यूस करनी है इम्प्रूवमेंट ऑफ करंट प्रैक्टिस, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ करंट प्रैक्टिस उनके अंदर। फिर क्या रहता है कि प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल सच एज इन्फॉर्म टू चॉइस, मतलब प्रोवाइड करना एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल सच एज इन्फॉर्म टू चॉइस उसके अंदर। अब देखो अपन नेक्स्ट क्या स्टार्ट करते हैं, नर्सिंग प्रैक्टिस, तो देखो सेकंड है नर्सिंग प्रैक्टिस, फर्स्ट था प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी। अब देखो नर्सिंग प्रैक्टिस, तो देखो नर्स प्रोवाइड केयर सच एज स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रैक्टिस, तो नर्स प्रोवाइड करती है केयर और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रैक्टिस। ट्रीट करती है ऑल इंडिविजुअल फैमिली विद ह्यूमन डिग्निटी इन प्रोवाइडिंग फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सेप्ट ऑफ केयर, मतलब इसमें क्या बताया गया कि जो नर्स है वो ट्रीट करेगी इंडिविजुअली फैमिली भी ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, प्रोवाइड करेगी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड सोशल और स्पिरिचुअल और एक्सेप्ट ऑफ केयर, और पूरी केयर को एक्सेप्ट भी करेगी। उसके बाद में देखो क्या करा कि भी प्रोवाइड करेगी रेस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिली अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रैक्टिस टू प्रमोट हेल्थ सिचुएशन एंड कंट्रोल और हार्मफुल प्रैक्टिस, मतलब जो प्रोवाइड करेगी रेस्पेक्ट ऑफ जैसे कि इंडिविजुअल एंड फैमिली अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, यानी जैसा कि कल्चरल है, प्रैक्टिस है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ है, सिचुएशन है एंड कंट्रोल हार्मोन हार्मफुल प्रैक्टिस, उसको भी कंट्रोल करके रखिएगा। उसके बाद में देखो प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग एनी नर्सिंग केयर, मतलब प्रमोट करता है पार्टिसिपेशन भी करेगा इंडिविजुअल्स और ड्यूरिंग कब एनी नर्सिंग केयर के थ्रू। उसके बाद में देखो इंश्योर करेंगे सेफ प्रैक्टिस, इंश्योर करेंगे सेफ प्रैक्टिस को, और कंसल्ट करेंगे कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेटिव एंड फॉलो अप अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइंट, मतलब अपन क्या करेंगे कंसल्ट करेंगे यानी साथ साथ काम करने के लिए, और कोलैबोरेटिव ठीक है फॉलो करेंगे अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर, जो उचित है वही नर्सिंग केयर अपन वहाँ पर फॉलो करेंगे, और अकॉर्डिंग टू नीड क्या है क्लाइंट की उस हिसाब से। थर्ड अपन इसमें स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन एंड आईपीआर,
तो देखो कम्युनिकेशन एंड आईपीआर, तो देखो नर्स इस्टेब्लिश करेगी एंड मेंटेन करेगी अफेक्टिव आईपीआर बिटवीन इंडिविजुअल्स, फैमिली या फिर क्लाइंट्स के जो अदर रिलेटिव है उनके साथ में, और जो स्टाफ्स है उनके साथ में भी क्या करेगी, अफेक्टिव बनाए यानी कम्युनिकेशन बनाए रखी। उसके बाद में देखो मेंटेन द डिग्निटी को ऑफ आइटम्स मेंबर्स इन द बेस ऑफ आईपीआर, मतलब डिग्निटी मेंटेन करेगी, उसके साथ में जो आईपीआर है वो भी मेंटेन करके रखेंगे, और जो आइटम्स मेंबर्स है उनके साथ में भी जो गुड आईपीआर मेंटेन करेगी। उसके बाद में देखो कोऑपरेटिव विद द अदर हेल्थ प्रोफेशनल पर्सन्स टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इसमें देखो कोऑपरेटिव विद द अदर्स हेल्थ प्रोफेशनल है पर्सन टू मीट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी, उनके अंदर भी ये चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि गुड आईपीआर अपन को मेंटेन करना, जिससे क्या हो, पेशेंट इरिटेट ना हो और आसानी से अपना ट्रीटमेंट करवा सके। जो ट्रीटमेंट अपन फॉलो कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, राइट वे से होना चाहिए, जैसे कि राइट डोज, राइट टाइम और राइट मेडिसिन वो चाहिए। उसके बाद में देखो वैल्यूइंग ह्यूमन बींग्स, क्या वैल्यूइंग ह्यूमन बींग्स की, तो देखो नर्स टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट, किसको कहता है, इंडिविजुअल्स को फ्रॉम हार्मफुल्स और अनइथिकल्स प्रैक्टिस, मतलब जो नर्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि भाई उसको एक्शन लेना है, प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम हार्मफुल जो इथिकल्स प्रैक्टिस है उसके अंदर। उसके बाद में इनकवरेज एंड सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को इन देयर राइट टू स्पीक, मतलब जो इनकवरेज और सपोर्ट करना किसको, इंडिविजुअल्स को इन देयर राइट टू स्पीक्स। उसके बाद में देखो रेस्पेक्ट करना है, सपोर्ट करना है, और चॉइस मोड बाय इंडिविजुअल, यानी रेस्पेक्ट करनी उनकी, सपोर्ट भी करना है, और चॉइस मोड बाय इंडिविजुअल, मतलब क्या चॉइसेस है उनके हिसाब से भी अपन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे फिफ्थ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या बताया गया कि अभी नर्स इंश्योर करती है एप्रोप्रिएट अलाउनेशन, मतलब निर्धारित करना, एंड यूटिलाइज करेंगे अपन इक्विलेबल रिसोर्स, मतलब जो अपने पास इक्विलेबल है रिसोर्स उनको अपन निर्धारित करते हुए काम में लेंगे। उसके बाद में देखो पार्टिसिपेट करेंगे, सुपरविजन भी करेंगे, एंड एजुकेशन देंगे क्लाइंट एंड उसके जो अदर जो फैमिली रिलेटिव मेंबर्स हैं उनको भी अपन इस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे, जिससे क्या हो, उनको राइट डिसीजन मिल सके और वो खुद राइट डिसीजन ले सकें। उसके बाद में देखो यूथ जजमेंट करेंगे और रिलेशन टू इंडिविजुअल्स, यानी यूथ जजमेंट करेंगे रिलेशन टू द इंडिविजुअल्स, और क्या करेंगे, कंप्लीटनेस कैपेसिटी, यानी जो तालमेल है वो भी बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेट करेंगे अफेक्टिवली सच एज, जैसे कि फॉलोइंग्स अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी अपन इसके अंदर करेंगे। फिर पार्टिसिपेट करेंगे इन परफॉर्मेंस के अंदर और अप्रोप्राइजल, ठीक है, और क्या करेंगे, पार्टिसिपेट इन इवाल्वेशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, उसमें भी अपन करेंगे। उसके बाद में पार्टिसिपेट इन पॉलिसी डिसीजन एंड इम्प्लॉयमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे इन पॉलिसी के अंदर, डिसीजन एंड द इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑफ पॉलिसी। उसके बाद में देखो प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे कि जो नर्स इंश्योर करती है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को और इन द बेस ऑफ एडवांस नॉलेज, उनके अंदर भी। उसके बाद में देखो कंट्रीब्यूट करती है किसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट इन डिटरमाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी केयर के अंदर, वो भी इनमें भी क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। उसके बाद में देखो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपडेटिंग ऑन नॉलेज एंड कंप्लीटनेस, उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद में देखो पार्टिसिपेट इन रिसर्च एक्टिविटी, तो जो प्रोफेशनल जो एडजस्टमेंट उसके अंदर देखो क्या बताया गया कि जो नर्स है वो सबसे पहले प्रोटेक्शन करेगी ह्यूमन राइट्स के, जो भी बेस एडवांस जो नॉलेज है उनके अंदर। उसके बाद में कंट्रीब्यूट करेंगी डेवलपमेंट, यानी नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद में देखो पार्टिसिपेट और डिटरमाइन करेगी इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी ऑफ केयर, मतलब पार्टिसिपेट करेगी, डिटरमाइन भी करेगी और क्या करेगी, इम्प्लीमेंटिंग करेंगी क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर देने की। और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगी, जिससे क्या रहेगा, अपडेटिंग नॉलेज रहेगा और कंप्लीटनेस भी उसी के अंदर रहेगा। उसके बाद में देखो रिसर्च एक्टिविटीज़ है, उनमें भी क्या रहेगी, नर्स भाग लेगी, जैसे कि कोई न्यू डिजीज़ है, न्यू मेडिसिन है, वो उनके अंडर में इससे पहले नहीं आई तो उनके बारे में फुल नॉलेज लेने की कोशिश करेगी। तो ये क्या है, रिसर्चिंग, पार्टिसिपेट, एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज,
इन सब में क्या रहेगा, उनका पार्टिसिपेट एंड भाग रहेगा, जिससे क्या हो, एक क्वालिटी या फिर क्वालिफाइड नर्सिंग केयर मिल सके किसको, पेशेंट्स को, और अकॉर्डिंग टू द नीड उसके हिसाब से उनको ये केयर मिल सके, और वो इजी वे से पेशेंट भी क्या रहे, सर्विलेंस रहे, और उसको भी कोई इरिटेबिलिटी नहीं हो।